नमस्कार दोस्तों। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को कवर करने वाले हैं। टॉपिक का नाम है पंचवर्षीय योजना। पंचवर्षीय योजना से डेफिनेटली ही प्रश्न पूछे जाते हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पंचवर्षीय योजना का सबसे पहले हम इतिहास जानेंगे। हम पंचवर्षीय योजना को अच्छी तरह से एक पहले ब्रीफ में बताएंगे, फिर हम अंत में अपने क्वेश्चन को भी लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पंचवर्षीय योजना का इतिहास अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण के लिए नियोजन के विचार को 1940 और 1950 के दशक में पूरे विश्व में जन समर्थन मिला था। वर्ष 1944 में उद्योगपतियों का एक समूह एकजुट हुआ जिसने भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था की स्थापना हेतु एक संयुक्त प्रस्ताव तैयार किया। इसे बॉम्बे प्लान कहा जाता है। आगे देखेंगे। भारत की स्वतंत्रता के बाद ही नियोजित विकास को देश के लिए एक महत्वपूर्ण विकल्प के रूप में देखा जाने लगा। जोसेफ स्टालिन प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने सोवियत संघ में वर्ष 1928 में पंचवर्षीय योजना को लागू किया। भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था के निर्माण और विकास को प्राप्त करने के लिए स्वतंत्रता के बाद पंचवर्षीय योजनाओं की एक श्रृंखला शुरू की। आगे देखेंगे पंचवर्षीय योजनाओं की अवधारणा क्या है। पंचवर्षीय योजनाओं का सामान्य विचार है कि भारत सरकार अपनी ओर से दस्तावेज तैयार करती है जिसमें अगले 5 वर्षों के लिए उनकी आमदनी और खर्च की योजना होती है। केंद्र सरकार और सभी राज्य सरकारों के बजट को 2 भागों में बांटा गया है, गैर योजना बजट और योजना बजट। गैर योजना बजट सालाना दैनंदिन मदों पर खर्च किया जाता है। वर्ष 1951 से 2017 तक भारतीय अर्थव्यवस्था का मॉडल पंचवर्षीय योजनाओं पर आधारित नियोजन की अवधारणा पर आधारित था। वर्ष 2015 में योजना आयोग को नीति आयोग नामक थिंक टैंक द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। नीति आयोग ने 3 दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं: 3 वर्षीय एक्शन एजेंडा, 7 वर्षीय मध्यम अवधि तक रणनीति पेपर और 15 वर्षीय विजन डॉक्यूमेंट। आगे देखेंगे हम इन सभी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक लागू हुई, उन सभी पंचवर्षीय योजना के बारे में हम देखेंगे अब। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक चली। प्रथम पंचवर्षीय योजना में भारत में आर्थिक विकास पर जोर दिया गया। इसमें भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय संसद में प्रस्तुत किया था। एक युवा अर्थशास्त्री के.एन. राज ने तर्क दिया कि भारत को पहले 2 दशकों के दौरान धीरे धीरे विकास करना चाहिए। इनसे मुख्य रूप से कृषि क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित किया जिसमें बांधों और सिंचाई में निवेश शामिल था। उदाहरण के रूप में भाखड़ा नंगल बांध के लिए भारी आवंटन किया गया था। 1956 के दशक के अंत तक 5 भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान स्थापित किए गए। इस योजना की लक्षित जो वृद्धि दर थी वो 2.1% थी, जबकि प्राप्त विकास दर 3.6% थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना देखेंगे, ये 1956 से 1961 तक चली। दूसरी पंचवर्षीय योजना ने तीव्र औद्योगिकरण और सार्वजनिक क्षेत्र पर बल दिया। इसकी रूपरेखा तैयार करने और नियोजन का कार्य पीसी महालनोबिस के नेतृत्व में किया गया। इसने त्वरित संरचनात्मक परिवर्तन पर जोर दिया। इस योजना के तहत सरकार ने घरेलू उद्योगों की रक्षा के लिए आयात पर शुल्क अधिरोपित किया। लक्षित वृद्धि दर 4.5% थी, जबकि वास्तविक विकास दर अपेक्षा से थोड़ी कम 4.27% रही।
अगला देखेंगे तृतीय पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966 तक चली। इसमें कृषि और गेहूं के उत्पाद के सुधार पर ध्यान केंद्रित किया गया। राज्यों को विकास संबंधी अतिरिक्त उत्तरदायित्व सौंपे गए। उदाहरण के रूप में राज्यों को माध्यमिक और उच्च शिक्षा का उत्तरदायित्व सौंपा गया। जमीनी स्तर अथवा ग्रास रूट लेवल पर लोकतंत्र के लिए पंचायत चुनाव की शुरुआत की गई। इसी में लक्षित वृद्धि दर 5.6% थी, जबकि वास्तविक विकास दर केवल 2.4% ही रही। इसने तीसरी योजना की विफलता का संकेत दिया और सरकार को योजना अवकाश की घोषणा करनी पड़ी। चीन भारत युद्ध और भारत पाक युद्ध योजना अवकाश के प्राथमिक कारणों में शामिल थे, जिनके कारण तीसरी पंचवर्षीय योजना विफल हुई थी। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना 1969 से 1974 तक चली। इसमें प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कार्यकाल के दौरान पेश किया गया था तथा इसके माध्यम से पिछली विफलताओं में सुधार करने का प्रयास किया गया। गाडगिल फार्मूले के आधार पर स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भरता की दिशा में प्रगति पर बहुत अधिक जोर दिया गया। सरकार ने 14 प्रमुख भारतीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया और हरित क्रांति ने कृषि को बढ़ावा दिया। सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम की भी शुरुआत की गई थी। इस योजना की लक्षित वृद्धि दर 5.6% थी, जबकि वास्तविक दर 3.6% थी। पंचवर्षीय योजना 1974 से 1978 तक चली। इसने रोजगार बढ़ाने और गरीबी उन्मूलन यानी गरीबी हटाओ पर जोर दिया। वर्ष 1975 में विद्युत आपूर्ति अधिनियम में संशोधन किया गया। इससे केंद्र सरकार बिजली उत्पादन और पारेषण के क्षेत्र में प्रवेश कर सकी। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली की शुरुआत भी इसी समय हुई थी। इस योजना के पहले वर्ष के शुरुआत में ही यानी इस योजना के पहले वर्ष के शुरू किया गया न्यूनतम आवश्यक कार्यक्रम, जिसका उद्देश्य बुनियादी न्यूनतम आवश्यकताएं प्रदान करना था, एमएनपी को डीपी धर द्वारा तैयार किया गया था। लक्षित विकास दर 4.4% और वास्तविक दर 4.8% थी। वर्ष 1978 में नवनिर्वाचित मोरारजी देसाई सरकार ने इस योजना को खारिज कर दिया। उसके बाद छठवीं परियोजना आई, तो छठवीं पंचवर्षीय योजना 1980 से 1985 तक चली। इसने मूल्य नियंत्रणों को समाप्त करके आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत को रेखांकित किया। इसे नेहरूवादी समाजवाद के अंत के रूप में देखा गया। जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रण करने के लिए परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू किया गया। छठी योजना में सिवरमन समिति की सिफारिश पर राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, जो नाबार्ड बोला जाता है, नाबार्ड की स्थापना की गई। लक्षित विकास दर 5.2% और वास्तविक विकास दर 5.7% थी, जिसका अर्थ है कि यह पंचवर्षीय योजना सफल रही। आगे देखेंगे सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 1990 तक चली। यह योजना प्रधानमंत्री राजीव गांधी के कार्यकाल के दौर में प्रस्तुत की गई थी। इसने प्रौद्योगिकी के उपयोग के माध्यम से औद्योगिक उत्पादकता के स्तर में सुधार पर जोर दिया। अन्य उद्देश्यों में आर्थिक उत्पादकता में वृद्धि, खाद्यान्न उत्पाद में वृद्धि और सामाजिक न्याय प्रदान करने हेतु रोजगार सृजन करना शामिल था। इसमें गरीबी विरोधी कार्यक्रमों, आधुनिक प्रौद्योगिकी के उपयोग और भारत को एक स्वतंत्र अर्थव्यवस्था बनाने की आवश्यकता पर बल दिया। इसने वर्ष 2000 तक आत्मनिर्भर विकास के लिए पूर्व अपेक्षित लक्ष्यों को प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित किया। लक्षित वृद्धि दर इसमें रहा 5.0% थी, जबकि वास्तविक विकास दर 6.0% रही। देखिए, आठवीं पंचवर्षीय योजना से पहले
जो 1990 से 1991 तक सिर्फ वार्षिक परियोजना चली। 8वीं पंचवर्षीय योजना वर्ष 1990 में शुरू नहीं की गई थी और बाद में वर्ष 1990 और 91 और 1991 और 92 को वार्षिक योजना के रूप में माना गया। यानी 1990 से 1992 में एक एक साल की वार्षिक योजनाएं बनी। इसका कारण काफ़ी हद तक आर्थिक स्थिरता थी। भारत को इस दौरान विदेशी मुद्रा भंडारण के संकट का सामना करना पड़ा। प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव के नेतृत्व में अर्थव्यवस्था की समस्याओं से निपटने के लिए भारत में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की शुरुआत करनी थी। इसके बाद शुरुआत हुई 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 1997 में। 8वीं योजना में उद्योगों को आधुनिकीकरण को बढ़ावा दिया गया। 1 जनवरी 1995 को भारत विश्व व्यापार संगठन यानी WTO का सदस्य बन गया। इसके लक्ष्य जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रण करना, गरीबी कम करना, रोजगार सृजन, बुनियादी ढांचे के विकास को मजबूत करना, पर्यटन का प्रबंध करना, मानव संसाधन विकास पर ध्यान केंद्रित करना आदि था। इसने विकेंद्रीकरण के माध्यम से पंचायतों और नगर पालिकाओं को शामिल करने पर जोर दिया गया। इसका जो लक्षित वृद्धि दर था 5.6% थी, लेकिन वास्तविक वृद्धि दर जो अविश्वसनीय रूप से 6.8% रही। 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002 तक चली। इसने स्वतंत्रता के बाद से भारत के 50 वर्षों को चिन्हित किया और अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रधानमंत्री पद का नेतृत्व किया। इसने गरीबी के पूर्ण उन्मूलन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सामाजिक क्षेत्रों हेतु समर्थन की पेशकश की और आर्थिक विकास सुनिश्चित करने के मामले में सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों ने संयुक्त रूप से प्रयास किया। इसके अलावा अन्य उद्देश्यों में सामाजिक रूप से वंचित वर्गों को सशक्त बनाना, आत्मनिर्भरता विकसित करना तथा देश में सभी बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराना शामिल था। इस योजना की रणनीतियों में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए निर्यात की उच्च दर में वृद्धि करना, तीव्र विकास के लिए दुर्लभ संसाधनों का कुशल उपयोग आदि शामिल थे। इसका लक्षित वृद्धि दर जो था 7.1% अनुमानित की गई थी, लेकिन इसकी वास्तविक विकास दर 6.8% ही रही। उसके बाद 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 तक चली। इस योजना की विशेषताओं में समावेशी तथा समान विकास को बढ़ावा देना शामिल था। इसका उद्देश्य गरीबी को 50% तक कम करना और 80 मिलियन लोगों के लिए रोजगार का सृजन करना था। इसके अलावा इसका उद्देश्य क्षेत्रीय असमानताओं को कम करना था। आगे देखेंगे इसने प्रतिवर्ष 8% GDP विकास दर का लक्ष्य रखा। इसने वर्ष 2007 तक शिक्षा और मजदूरी दरों के क्षेत्रों में लैंगिक अंतराल को कम करने पर भी जोर दिया। लक्षित विकास दर 8.1% थी, जबकि वास्तविक विकास दर 7.6% रही। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012 तक चली। 11वीं योजना उच्च शिक्षा में नामांकन बढ़ाने और दूरस्थ शिक्षा के साथ साथ IT संस्थानों पर ध्यान केंद्रित करने के अपने उद्देश्य के साथ बहुत महत्वपूर्ण थी। उदाहरण वर्ष 2009 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम प्रस्तुत किया गया, जो कि वर्ष 2010 में लागू हुआ। इसने 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा को निःशुल्क और अनिवार्य कर दिया गया। इसका उद्देश्य पर्यावरणीय स्थिरता और लैंगिक असमानता में कमी लाना था। इसकी रूपरेखा C रंगराजन ने तैयार की थी। इसमें वर्ष 2009 तक सभी को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने का भी बल दिया गया। लक्षित विकास दर 9% और वास्तविक विकास दर 8% थी। उसके बाद 12वीं पंचवर्षीय योजना स्टार्ट हुई 2012 से 2017 तक। इस योजना की विषय वस्तु तीव्र, अधिक समावेशी और धारणीय विकास थी। इस योजना का उद्देश्य
बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को मजबूत करना और सभी गांवों को बिजली आपूर्ति प्रदान करना था। इसका उद्देश्य स्कूल में प्रवेश के संदर्भ में लैंगिक और सामाजिक अंतराल को दूर करना तथा उच्च शिक्षा तक पहुंच में सुधार करना है। इसके अलावा हर साल 1 मिलियन हेक्टेयर तक हरित क्षेत्र को बढ़ावा और गैर कृषि क्षेत्र में नए अवसर सृजन करना भी इसके उद्देश्य में शामिल था। लक्षित वृद्धि दर 9.9% थी, लेकिन वर्ष 2012 में राष्ट्रीय विकास परिषद ने इस 12वीं योजना के लिए 8% वृद्धि दर को मंजूरी दी। इससे अब कुछ प्रश्न बनते हैं पंचवर्षीय योजना से। देखिए, कुछ प्रश्न ऐसे हैं, जैसे अगर आपने इसे विस्तृत से समझा होगा, आपने पढ़ा होगा अच्छी तरह से, तो उन्हीं जो पंचवर्षीय योजना को हमने विस्तार से बताया उससे कुछ प्रश्न बनते हैं। पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी? ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हमेशा पूछा जाता है एग्जाम में, तो आप इस क्वेश्चन को ले सकते हैं और इसका आंसर आप देंगे। देखिए, ऑप्शन दिए हुए हैं, हर ऑप्शन के हिसाब से पहला, दूसरा और तीसरा और चौथा ऑप्शन। इसका जो सही ऑप्शन है वो है सी, 6वीं पंचवर्षीय योजना 1980 से 85 तक जिसमें चली, उसमें नाबार्ड की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, किस पंचवर्षीय योजना ने 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? ऑप्शन ए प्रथम वर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना, तृतीय पंचवर्षीय योजना, चौथी पंचवर्षीय योजना। तो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। जो इसका सही उत्तर है वो है डी, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। अगला प्रश्न है, किस पंचवर्षीय योजना में भारतीय राष्ट्रीय मार्ग प्रणाली की शुरुआत की गई? ये भी बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा पूछा जाता है। तो जो इसका जो सही उत्तर है वो है बी, 5वीं पंचवर्षीय योजना 1974 से 1978 तक। अगला प्रश्न है, भारत विश्व व्यापार संगठन यानी WTO का सदस्य कब बना? ऑप्शन ए, बी, सी, डी है। उसमें जो सही उत्तर है वो है ए, 1 जनवरी 1995। अगला प्रश्न है, पश्चिम बंगाल में सन 1962 में दुर्गापुर स्टील प्लांट की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई थी? ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो सही उत्तर है वो है बी, यूनाइटेड किंगडम। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में सन 1959 में भिलाई खनिज संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था? इसका जो सही उत्तर है वो है डी, रूस। अगला प्रश्न है, उड़ीसा के सुंदरगढ़ में सन 1959 में किस देश की सहायता से राउरकेला खनिज संयंत्र की स्थापना की गई थी? तो इसका जो सही उत्तर है वो है डी, जर्मनी। यानी जर्मनी के सहयोग से राउरकेला खनिज संयंत्र की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, वर्ष 2009 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस पंचवर्षीय योजना में लागू किया गया था? जो इसका सही उत्तर है वो है सी, 11वीं पंचवर्षीय योजना। अगला प्रश्न है, ये प्रश्न हम आपके लिए छोड़ते हैं, आप इसे देख सकते हैं, हमने जो भी विस्तृत जानकारी दिया आप वहाँ से ढूंढ सकते हैं। ये प्रश्न आप लोगों के लिए है, आप इसे कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। प्रश्न है, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान भाखड़ा नांगला परियोजना की शुरुआत की गई थी? आप लोग इसका उत्तर आप कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।